हेलो एवरीवन, बीपीएससी 102 में आज से हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव से लेकर सैलिएंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि फंडामेंटल राइट पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट के लिए क्वेश्चन फरवरी 2021 में सबसे पहले पूछा गया था, कंपेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दिसंबर 2021 के अंदर आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसे एक्सप्लेन करो, और दूसरा नेहरू रिपोर्ट को भी पूछ लिया गया है। ओके, फिर आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो दिसंबर 2023 का एग्जाम है, इसमें सैलिएंट फीचर पूछ लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का। ओके, फिर दिसंबर 2022 में कंपेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको बताई कि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, तो दिसंबर 2022 के अंदर वापस से इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। आगे देखेंगे जून 2023 में, इसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट नोट के फॉर्म में कि फंडामेंटल राइट्स को 200 वर्ड्स में लिखकर बताओ। ठीक है, इसके अलावा जून का एग्जाम हुआ था 2024 में, यहाँ पे हमें राइट टू इक्वालिटी को पूछ लिया गया है शॉर्ट नोट में, और राइट टू इक्वालिटी आप सभी को पता है कि एक फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है। फिर आप असाइनमेंट देखोगे तो 2020 to 21 के अंदर में कंपेयर करने पूछ लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का फंडामेंटल राइट से, जैसा कि हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। इसके अलावा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है फंडामेंटल राइट का, इसे भी पूछ लिया गया है 2023 to 24 के टाइम पीरियड में। तो सिंपली की कैरेक्टरिस्टिक बोलो या साइलेंट फीचर बोलो, बात एक ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल राइट चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम के अंदर में। और ऐसे भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये एक मेजर चैप्टर के तौर पे उभर के आता है, तो ये पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है फंडामेंटल राइट के। तो जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था फंडामेंटल राइट्स का, यानी ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ। इसके अलावा हम फीचर्स जानेंगे कि हम फंडामेंटल राइट हमें क्या प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। यानी सिंपली ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक टाइम पे सस्पेंड भी हो सकता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं, इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, यानी कि एक रीज़न के वजह से रिस्ट्रिक्शन लगेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। तो यही सब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव में अपने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बात की जा रही है। तो यूनिट 3 में हम पढ़ें प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया कि ये इंडियंस के लिए एक रिजोल्यूशन था, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया किसको डिनोट कर रहा है, इंडियंस को, यानी इंडिया के सिटीजन को, जिनमें बात की गई कि हम इंडियंस के लिए रिजोल्यूशन ला रहे हैं, यानी एक प्लेज लिया गया कि हम इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सिक्योरिटी, डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। ये सारी चीज़ देने की बात की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे चीज़ देने की तो बात की, पर कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो आज से हम देखेंगे। तो ये कमिटमेंट जो प्रियम्बल में कहा गया था उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। अब फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में आता है। पार्ट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग पार्ट्स लिखे गए हैं। तो टोटल 22 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड टेरिटरी की बात की गई है, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है, वो सब चीज़ इस पार्ट 1 में लिखे गए हैं। अगला है सिटीजनशिप, यानी पार्ट 2 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिटीजनशिप से डील करते हैं। ठीक है, अब हमने अपने बुक में क्या देखा कि पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ये सारे ही वो आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमें देना चाहते थे। तो पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट को डील करता है, और पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। ओके, आई होप आप इस पार्ट को समझे होंगे। तो ये हमारा पार्ट था।
इसके अलावा आगे ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे और ये हमारा यूनिट 4 है जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं। ओके, अब आगे क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिशिएबल है। मैं आपको बताई थी कि ये साइलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि कुछ जो होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं और कुछ पोर्शन जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। तो जस्टिशिएबल उस पोर्शन को कहा जाता है जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होगा तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और कह सकते हैं कि किसी भी लॉ की वजह से या किसी इंसान की वजह से मेरा जो फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया है वो वायलेट हो रहा है, तो कोर्ट फिर एक्शन लेगा। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिशिएबल राइट है। यानी आगे इसका मीनिंग बताया जा रहा है कि अगर फंडामेंटल राइट किसी भी पर्सन का या सिटीजन का वायलेट होता है तो वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखो वर्ड है सिटीजन भी और पर्सन भी, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये जो वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन के लिए ही है। यानी पर्सन अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, इससे आप सीधा समझ सकते हो कि ये जो है फॉरेनर को भी कुछ राइट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिला हुआ है। जैसे कि मैं आर्टिकल मेंशन कर देती हूँ, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो राइट है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन को मिला हुआ है और बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट आते हैं यानी आर्टिकल 12 to 35 के अंदर में हमारे फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है। तो इस राइट के अलावा जो भी राइट है वो सभी के लिए है, यानी ऑल द पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप, यानी फॉरेनर और इंडिया के सिटीजन दोनों को ही राइट मिले हुए हैं। बट ये 15, 16, 19, 29, 30 ये फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिले हुए हैं। तो आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख सकते हो कि ये राइट कौन सा है, नहीं तो वेट करो, जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट 5 में जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एक नॉन जस्टिशिएबल राइट है, यानी कि इस राइट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली कि आप मेरा ये जो राइट है वो मुझे प्रोवाइड करो, यानी इसके लिए हमें कोर्ट से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिले हुए हैं। ओके, तो नॉन जस्टिशिएबल का मतलब बता दिया गया कि अगर स्टेट इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता है तो सिटीजन अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट कि आप मेरे इस राइट को प्रोवाइड करो, यानी वो इस राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल के बीच में फ़र्क अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें बेसिकली हमें यही समझना है कि कौन सा आइडिया किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो जब हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे तो हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 19th सेंचुरी से ही इवॉल्व हो रहा है, यानी कि ग्रेनवाइल ऑस्टिन के वर्ड में अगर हम देखा जाए तो हम देखते हैं कि इन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मेशन जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, तब से ही धीरे धीरे करके डिमांड रखा जाने लगा। इसमें इंडियंस जो थे वो चाहते थे कि जो सेम राइट ब्रिटिश एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में या फिर इंग्लैंड में वो हमारे इंडियंस को भी मिले। ठीक है, तो क्या बात की कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब से फॉर्मेशन हुआ तब से ही उन्होंने सेम राइट की डिमांड रखना स्टार्ट कर दिए थे। ग्रेनवाइल ऑस्टिन ऐसा बताते हैं। तो कुछ राइट जो है उनको वो इंक्लूड करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में जो आया था उसके अंदर भी कुछ राइट को उन्होंने इंक्लूड किया था। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो बिल था वो चाहते थे कि वो इंडियंस को एक राइट प्रोवाइड करे और उसके अंदर उन्होंने बात की फ्री स्पीच की, इम्प्रिजनमेंट ओनली बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी। और कम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऐसे ही कोई भी हमें पकड़ के जेल में नहीं डाल देगा, एक प्रॉपर ऑफिसर्स जिनको वो अथॉरिटी मिली गई है सिर्फ वही हमको जेल के अंदर डाल सकते हैं। पर ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, कोई भी कहीं भी पकड़ के किसी भी इंडियंस को जेल में डाल दे रहे थे। ओके, फिर अगली राइट थी फ्री स्टेट एजुकेशन की। तो ये सब राइट को मेंशन करने की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 के अंदर में। इसके अलावा आगे के पीरियड में भी ये जो डिमांड था बहुत टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जाने लगा कि आप मुझे ये राइट प्रोवाइड करो, मुझे यानी कि
हमारे इंडियंस को आप जो है राइट्स प्रोवाइड कीजिए। तो ये डिमांड जो है वो अलग अलग रिजोल्यूशन के फॉर्म में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा दिया गया। किस पीरियड में? 1917 से लेके 1919 के पीरियड में। और रिजोल्यूशन जो था वो अलग अलग बिल्स के फॉर्म में आता था, कमेटी के रिपोर्ट्स के फॉर्म में आता था। यानी सिंपली ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह इंडियंस को राइट प्रोवाइड किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता तो अलग अलग बिल के फॉर्म में या फिर कोई कमेटी की रिपोर्ट आती उनके फॉर्म में वो दिखाते कि ये हमारा रिजोल्यूशन है। और रिजोल्यूशन मतलब प्लेज, हम चाहते हैं कि हमारे इंडियंस को भी आप कुछ राइट्स प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर अब यहाँ पे कुछ बिल की बात की जा रही है जिनमें फंडामेंटल राइट की मांग उठी थी। वो बिल है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, और ये 1925 में आया था और इसे ड्राफ्ट की थी अन्नी बेसेंट ने। ठीक है, फिर अगला जो है रिपोर्ट वो है नेहरू रिपोर्ट 1928 का, इसके बारे में आप पढ़े भी हो, है ना। फिर है सप्रू रिपोर्ट 1945 का। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो उसके अंदर सब कमेटी बना था फंडामेंटल राइट्स को लेके, तो इसने भी कुछ प्रोविजंस दिए थे राइट्स ऑफ पीपल के बारे में। तो एक एक करके हम सभी बिल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 में, और कौन ड्राफ्ट किए थे इन्हें? अन्नी बेसेंट। तो इसमें डिमांड रखे गए थे 7 फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के लिए। और इस राइट के अंदर में कौन कौन से राइट इंक्लूड थे? सबसे पहला था इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब किसी एक पर्सन के पास इतना लिबर्टी होना चाहिए, इतना राइट उन्हें मिलना चाहिए कि वो अपनी भलाई अपनी बुराई खुद सोच सके। ठीक है। फिर है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी फेथ को मानने का प्रॉपर फ्रीडम मिलना चाहिए। फिर है फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यानी सिंपली फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है। उसके अलावा है फ्री असेंबली, मतलब कि अगर हम चाहे तो किसी भी मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, असेंबल होने की हमें अधिकार है। और असेंबली का मतलब ही ये होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होके, चाहे तो वो कोई ग्रुप का फॉर्मेशन करे, चाहे तो वो प्रोटेस्ट करे। तो ये फ्री असेंबली की मांग की गई थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। ओके। और लास्टली है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के नज़र में सभी लोग इक्वल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही प्रोविज़न को आज के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। ओके। इस बिल में इसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि राइट टू फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी फ्री में आप एजुकेशन प्रोवाइड करो। इक्वल राइट टू यूज़ रोड, यानी रोड जो यूज़ होगा उसमें सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए। कोर्ट ऑफ जस्टिस में इक्वल राइट मिलना चाहिए। और जितने भी अदर प्लेसेस हैं बिजनेस के या फिर रिजॉर्ट के, वो सभी पब्लिक को डेडिकेट होना चाहिए। यानी सिंपली जो है वो इक्वल राइट की बात की जा रही है। तो इक्वल राइट कहाँ कहाँ पे? रोड को यूज़ करने में, जस्टिस के लिए कोर्ट को यूज़ करने में, और कोई भी बिजनेस को यूज़ करने के लिए सभी को इक्वल राइट मिलनी चाहिए। ये सारी बात की गई थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जो कि 1925 के अंदर आया था। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। अगला है नेहरू रिपोर्ट। इसके बारे में हम पहले भी पढ़े हैं, लेकिन ये भी एक ड्राफ्ट प्रोविज़न तैयार किया था हमारे फंडामेंटल राइट के लिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम पढ़ेंगे तो नेहरू रिपोर्ट को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कॉमनवेल्थ का प्रिंटिंग आया था तो उनको फॉलो किए थे साइमन कमीशन 1927 में, यानी कि 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया था। फिर 1927 में जो था साइमन कमीशन का गठन हो गया था, है ना। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही कॉमनवेल्थ बिल आया उसके बाद साइमन कमीशन आ गए 1927 में इंडिया के अंदर, जिसका एम था कि वो स्टडी करेंगे कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के पॉसिबिलिटी को इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। तो इस साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में कांग्रेस जो है वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे ताकि हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। तो उस वक्त 43rd एनुअल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि मद्रास के अंदर में हेल्ड हुआ था। और इस सेशन के अंदर में कांग्रेस कहती है कि हम अपनी कमेटी बनाएंगे ताकि हम अपने इंडिया को जो स्वराज दिलाना है उसके लिए हम स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो था वो बेसिस बना इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की पावर असाइन की गई, और ये कमेटी जानने लगी नेहरू कमेटी के नाम से, क्योंकि चेयरमैन जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अब नेहरू रिपोर्ट जो आया वो
बात की कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है, जो कि काफ़ी टाइम से कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो डिनाई कर रही है। यानी सिंपली फंडामेंटल राइट की मांग बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इस मांग को डिनाई कर रहे थे, यानी नहीं देना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है वो बात करते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स को इंडियंस के लिए सिक्योर करना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स जो नेहरू रिपोर्ट में था उसमें कुछ राइट को मेंशन किया गया, जैसा कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी था, जो कि अभी हम तुरंत पढ़े। यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंदर जो राइट मेंशन किए गए थे उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया था नेहरू रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट जो है वो अंडरलाइन करते हैं कुछ प्रोमिनेंट नीड, जिसमें उन्होंने बात की कि हम माइनॉरिटी राइट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ था, है ना। तो उसमें माइनॉरिटी रहे या मेजॉरिटी रहे, सबको राइट मिलेगा, सब इक्वल होंगे लॉ के नज़र में। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के अंदर में ये मेंशन ही कर दिया गया कि हम माइनॉरिटी राइट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का जो सेशन हुआ था 1931 में, जो कि कराची में हेल्ड हुआ था, यहाँ पे उन्होंने इस रिजोल्यूशन को पास किया और ये रिजोल्यूशन जो था वो कराची रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो कराची रिजोल्यूशन किस लिए था, ये हाईलाइट करता है कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मास का, उसको एंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हमें इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात करना चाहिए, यानी कि उस टाइम में पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की जा रही थी। आप इसको कंबाइन करो इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ और तब जाके बात करो, यानी सिंपली इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए और पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए। ये कराची रिजोल्यूशन के अंदर में निकल के आया। इसके अलावा उन्होंने सजेस्ट किया सुटेबल लेजिस्लेशन बनाने चाहिए ताकि हम सेफगार्ड कर सके वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को। यानी सिंपली यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस बता दिया गया कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट देने की बात की थी नेहरू रिपोर्ट ने। और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ देने की बात की गई है, तो उसको वापस से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। यहाँ पे लास्टली ये बताया गया कि 1931 के सेशन में जो कि कराची में हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक कराची रिजोल्यूशन लिया गया, यानी एक प्लेज लिया गया कराची में, जिसे हम कराची रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसमें बात की गई कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको हम एंड करेंगे, हम इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते हैं, और साथ ही जो वर्किंग क्लास है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की भी बात की। ये सारे हमारे प्रोविज़न थे कराची रिजोल्यूशन के। अब ये सारे को मिलाकर एक फंडामेंटल राइट को फ्रेम करने की बात की जा रही थी, है ना। क्योंकि हमने जो कराची रिजोल्यूशन में बात की, फिर चाहे नेहरू रिपोर्ट में बात की, ये एक तरह से अधिकार ही तो मांग रहे हैं, राइट मांग रहे हैं ना। तो इसीलिए ये सब क्या हुआ, एक हिस्टोरिकल बेस बना फ्रीडम राइट के लिए। ओके, अब नेहरू रिपोर्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आता है सप्रू रिपोर्ट, जो कि 1945 में आया। तो सप्रू कमेटी जो थे उनको असाइन किया गया एक टास्क, ताकि वो काम करें और बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर इंडिया का कैसा बनेगा। तो कमेटी जो थी उनमें 30 मेंबर्स थे, और सप्रू कमेटी जो थे वो उनके चेयरमैन के नाम से जाने लगे, यानी तेज बहादुर सप्रू इनके चेयरमैन हुआ करते थे, इसीलिए सप्रू कमेटी और सप्रू रिपोर्ट करके ये बाहर आए। तो उस टाइम पे तेज बहादुर सप्रू जो थे वो एक एमिनेंट लॉयर हुआ करते थे, यानी अच्छे खासे लॉयर थे, और इनकी रिपोर्ट जो थी वो 1945 में पब्लिश की गई थी। तो सप्रू कमेटी जो थे वो डिस्टिंग्विश किए 2 सजेशन को लेके, यानी कि जो राइट देने की बात की ना, उनमें उन्होंने 2 सजेशन दिया। पहला कि हमें जस्टिसेबल राइट और नॉन जस्टिसेबल राइट के बीच में डिस्टिंक्शन करना होगा, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ भी जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल के बारे में पढ़ा, उसका हिस्टोरिकल रूट कहाँ से मिल रहा है, हमें सप्रू रिपोर्ट से मिल रहा है ना। तो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल को सबसे पहले डिस्टिंग्विश हमें सप्रू कमेटी के रिपोर्ट से देखने को मिलती है। तो इन्होंने यही सजेस्ट किया कि हमें जो भी राइट देने हैं उनको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक होगा हमारा जस्टिसेबल और दूसरा होगा नॉन जस्टिसेबल राइट। इसके अलावा उन्होंने दूसरा सजेशन जो बनाया उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें माइनॉरिटी के राइट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बारे में तो काफ़ी लोगों ने बात की, लेकिन सप्रू कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कि हमें जो है वो माइनॉरिटी को, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो 2 सजेशन आपको समझ में आ गया। सबसे पहला सजेशन यही था कि हमें
राइट को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और दूसरा कि हमें माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, ये हो गया सप्रू रिपोर्ट। इसके अलावा सब कमेटी रिपोर्ट जो फंडामेंटल राइट के लिए बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो हम देखते हैं। तो यूनिट 1 में जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि अलग अलग कमेटी को बनाया गया था ताकि वो सजेस्ट करे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न को कैसे इंक्लूड करेंगे। तो उसी के अंदर में एक ऐसी कमेटी थी जो सजेशन दे रही थी फंडामेंटल राइट्स को लेकर, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, ट्राइबल के राइट्स को लेकर और एक्सक्लूडेड एरिया को राइट को लेकर, और इसे हेड किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे चीज़ चैप्टर 1 से ही आया है ना। फिर ये कमेटी जो था वो अलग अलग सब कमेटी में भी डिवाइड हुए, जिसमें से एक सब कमेटी ये थे फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी या फिर कहो राइट सब कमेटी, इनको हेड किए थे जेबी कृपलानी। ठीक है, यानी सिंपली देखो, पहले एक कमेटी बना और वो कमेटी थे फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी राइट एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इन सभी के लिए एक कमेटी बना। अब इस कमेटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसमें बना सब कमेटी, और सब कमेटी फंडामेंटल राइट के लिए। तो सब कमेटी फंडामेंटल राइट को हेड कर रहे थे जेबी कृपलानी, और ये जो कमेटी एक बना था कंबाइंड सबके लिए, इन्हें हेड कर रहे थे सरदार पटेल। ओके, आई होप आप इसको समझे होंगे। तो फंडामेंटल राइट के लिए जो सब कमेटी थी उन्हें हमारे जेपी कृपलानी जो है वो हेड कर रहे थे। इस कमेटी के अंदर में अलग अलग सेक्शन के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई, इंक्लूडिंग वुमेन भी। तो अमृत कौर और हंसा मेहता, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी इस कमेटी के अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि हम कौन से राइट को इंक्लूड करेंगे फंडामेंटल राइट में एज जस्टिशिएबल राइट, यानी सिंपली हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिशिएबल राइट है। इसीलिए ये कमेटी कहती है कि हम कुछ फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और वो होगा जस्टिशिएबल राइट। और नॉन जस्टिशिएबल राइट कहाँ पे मेंशन किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया है। तो ये सजेशन जो था सब कमेटी का वो इनकॉर्पोरेट कर लिया गया एज फंडामेंटल राइट, और पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। और कब मेंशन किया? जब फुल्ली डिस्कस हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे अच्छे से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहने का मतलब ही है कि कैसे कैसे फंडामेंटल राइट जो है हमारे इंडिया में इवॉल्व किया, और आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि किस तरीके से हिस्टोरिकल इवॉल्व हुआ है हमारा फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहला मांग कहाँ से उठी? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल से। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सप्रू रिपोर्ट, यहाँ से हम ट्रेस कर पाते हैं कि जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल राइट की बात सप्रू रिपोर्ट ने ही की थी, है ना। उसके अलावा सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में अलग अलग कमेटी ही बन रही थी, और फंडामेंटल राइट के लिए जो कमेटी बनी वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविज़न को इंक्लूड कराई। तो सब कमेटी और कमेटी के बीच में फ़र्क भी आपको पता चल गया होगा। तो अब हम देखेंगे सैलिएंट फीचर क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। सैलिएंट फीचर के अंदर में हम देखते हैं कि सबसे पहले बात की जाती है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐसे लिखा गया है कि सभी लोग जो होंगे वो लॉ के सामने बराबर हैं, यानी सिटीजन्स जो है ऑल आर इक्वल अंडर द लॉ। तो उनके पास इक्वल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, असेंबली के लिए, एसोसिएशन के लिए और मूवमेंट के लिए। यहाँ पे अलग अलग वर्ड मेंशन किया गया है। असेंबली मैं आपको बताएं कि कुछ लोग आपस में असेंबल हो सकते हैं, एक साथ आके कोई मूवमेंट कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो असेंबल होने की राइट है। एसोसिएशन मतलब कि हमारे पास संविधान हमें ये प्रोविज़न देता है कि हम चाहे तो कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यानी मान लो कि हम कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, ये हो गया एसोसिएशन के अंदर। मूवमेंट यानी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं भी मूव कर सकता है, यानी ऑल ओवर इंडिया कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो सभी पे अप्लाई होगा। तो सिंपली सभी लोगों को इक्वल माना जाता है लॉ के सामने। तो किसी भी पर्सन को उनके लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उनकी लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। और एक्सेप्शन में देखो कैसे लिखा जाता है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ,
यानी कि अगर सपोज कोई लॉ बन जाता है कि हम इस लॉ के तहत आपके लाइफ को ले सकते हैं, तो फिर वो वैलिड है। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ लिखा गया है आर्टिकल 21 के अंदर में, तो आप कैसे किसी को फांसी की सज़ा दे सकते हो? तो वो दे सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा गया है इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी अगर लॉ कहेगा कि हम किसी की जान ले सकते हैं, किसी की लिबर्टी छीन सकते हैं, तो वो कर सकते हैं ऐसा। इसी को कहा जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बहुत ब्रॉड है और इसको इंटरप्रेट करने की पावर हमारे जुडिशियरी के पास है। यानी कोर्ट किसी का भी लाइफ ऐसे ही लेने नहीं दे सकते हैं। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जब हम किसी की लाइफ लेते हैं, किसी की लिबर्टी को छीनते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग ही सारे काम होंगे और सभी के लिए इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के राइट को वायलेट किया जाए। ओके, तो सभी के लिए ये बराबर है। तो पहला फीचर क्या हुआ? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। दूसरा है कि माइनॉरिटी को अलाउ किया गया है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट का। क्या बात की कि आपका कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई सा भी कल्चर हो, आपको हम परमिशन देते हैं कि आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट जो है वो प्राइमरली इस इंडिविजुअल और माइनॉरिटी ग्रुप के राइट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? आर्बिट्ररी प्रीजुडिशियल स्टेट एक्शन से। यानी कि सिंपल सेंस में समझा जाए तो हमारे राइट को वायलेट कौन कर सकते हैं? जिनके पास पावर हो, और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास आता है? स्टेट के पास, यानी कि सिंपली गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती, ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकती जिससे कि हमारे माइनॉरिटी के किसी भी कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्शन ना मिले और उसे कंजर्वेशन ना मिले। तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देने की भी बात हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन की गई है। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल है, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और ये प्रोटेक्शन किसी भी प्राइवेट सिटीजन के एक्शन के अगेंस्ट में भी मेंशन किया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही वायलेशन करते हैं चीज़ों का। कुछ प्राइवेट सिटीजन जो कि मान लो बहुत पावरफुल है या फिर अच्छे क्लास से बिलोंग करते हैं, अच्छे कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो भी तो पावर एब्यूज कर सकते हैं ना। वो भी किसी इंडिविजुअल के राइट को छीन सकते हैं। तो इस इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्शन दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी किसी एक इंसान को भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल की भी बात करते हैं, और इस इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्शन हमारा फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, जिसमें से 3 आर्टिकल स्पेसिफिकली लिखे गए हैं। जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 17 ये एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। यानी किसी भी इंडिविजुअल को आप उसके कास्ट के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 डायरेक्टली इसी बारे में बात करती है, वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करती है। तो कोई इंसान अगर दूसरे इंसान को उसके अनटचेबल होने पर उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो डायरेक्टली आप कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारा जस्टिशिएबल राइट है ना। फिर आर्टिकल 15 सब क्लास 2, इसमें बात किए गए हैं कि कोई भी सिटीजन जो है वो किसी भी टाइप के डिसेबिलिटी को सफ़र नहीं करेगा, और किसमें? यूज ऑफ शॉप में, रेस्टोरेंट में, वेल्स, रोड एंड अदर पब्लिक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी सिंपली यहाँ पे यही कहा जा रहा है आर्टिकल 15 सब क्लास 2 में कि कोई भी इंसान अगर पब्लिक प्लेस को यूज करना चाहे तो उसमें कोई भी डिसेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, कोई डिसेबल नहीं है इस सेंस में। यानी कि जैसे कोई शॉप हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई वेल हो गया, कोई रोड हो गया, या फिर कोई सा भी पब्लिक प्लेस हो गया, आप किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और वो बेसिस भी मेंशन किया हुआ है कि कोई सा भी धर्म से आते हो, आपका कोई भी रेस है, आपका कोई भी कास्ट है, आप किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हो, आपका कोई सा भी प्लेस ऑफ बर्थ है, आप कहीं से भी आते हो, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारे पब्लिक प्लेस पे। प्राइवेट स्पेस पे हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट चीज़ों को अलग तरीके से रेगुलेट किया जाता है, लेकिन जो पब्लिक प्लेस है वो तो सबके लिए कॉमन है ना। इसीलिए शॉप ये पब्लिक प्लेस के अंदर आता है, रेस्टोरेंट ये पब्लिक प्लेस के अंदर आता है। तो आप देखे भी होंगे कि किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओ, किसी भी रोड पे चलो, वहाँ पे कोई धर्म, जाति, सेक्स ये सब नहीं देखा जाता।
सबके लिए वो बराबर है। तो आर्टिकल 15 सब क्लास 2 ये स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आप किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया है ना। इसके अलावा आर्टिकल 23 जो है ये प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर को, यानी सिंपली कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। यानी कि अगर कोई लेबर का काम कर रहा है तो आपको प्रोविजन के अकॉर्डिंग उतने पैसे आपको उसे देने हैं। तो आर्टिकल 23 भी इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की, इंडिविजुअल को राइट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो फोर्स लेबर के अगेंस्ट में जो प्रोविजन मेंशन है वो आर्टिकल 23 में मेंशन है। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। तो 3 आर्टिकल स्पेसिफिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जो कि इंडिविजुअल को राइट प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया। दूसरा आर्टिकल 15 सब क्लास 2, इसमें बात की गई कि आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना होगा किसी भी पब्लिक प्लेस पे, फिर चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, रेस से हो, कास्ट से हो, सेक्स से हो या फिर किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से हो, है ना। फिर आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि हम कोई भी फोर्स लेबर को सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी सिंपली उन्होंने फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया है। ओके, फिर वेरियस मीन्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो सिंपली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सके या फिर कोई सा भी अदर कोर्ट को मूव कर सके फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। यानी कि आप जब आगे पढ़ोगे तो देखोगे आर्टिकल 32 के अंदर में मेंशन किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सिंपली यही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन फंडामेंटल राइट आपके वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, यानी कि बिना लोअर कोर्ट, बिना हाई कोर्ट जाए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा आर्टिकल 32 में आपको प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 226 जो है उसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, यानी सपोज अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहो तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग मैकेनिज्म दिए गए हैं ताकि आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हो। तो 2 अलग अलग मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहला है जुडिशियल रिव्यू का। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सपोज कोई रूल फ्रेम हो रहा है, कोई लॉ बन रहा है, कोई रेगुलेशन बन रहा है, अब वो चाहे तो पार्लियामेंट बना रही हो, स्टेट लेजिस्लेचर बना रही हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी बना रही हो, उसमें से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता दिखता है तो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है। यानी इस लॉ को अगर मान लो पार्लियामेंट बना रहा है तो वो लॉ जो है जुडिशरी वापस से रिव्यू कर सकता है, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो मान लो कोई ऐसा लॉ बना जिसके अंदर से हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे छीन लिया गया। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इस लॉ को रिव्यू करेगी कि क्या पार्लियामेंट जो ऐसी लॉ बनाए हैं वो वैलिड है, क्या ऐसा होना चाहिए। तो वो रिव्यू करके फिर डिसीजन प्रोवाइड करती है। कौन? हमारे कोर्ट। ओके, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर कोई रूल बना रही है, लॉ बना रही है, तो उसको रिव्यू करने की पावर है इंडिया में, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो ये एक तरीका है हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने का, है ना। क्योंकि अगर कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि ये लॉ का अस्तित्व खत्म हो गया, ये लॉ फ्रेम नहीं होगा, ये लॉ जो है वो एक्ट नहीं बनेगा। तो नल और वॉइड डिक्लेयर कर देना जुडिशियल रिव्यू का एक पावर है। ओके, और इससे हम अपने फंडामेंटल राइट को भी इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? रिट्स अगेंस्ट ए पब्लिक अथॉरिटी वायलेटिंग ए पर्सन्स राइट। यानी कि मैं आपको बताई आर्टिकल 32 के बारे में, इसके अंदर अलग अलग रिट मेंशन किए हुए हैं। और रिट का मतलब होता है कि हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को ये नोटिस इशू कर सकते हैं जिससे हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो ये रिट इशू करने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इसके थ्रू हम अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स भी करा सकते हैं। ओके, अब अलग अलग टाइप के रिट्स हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट देखते हैं कि कौन सा रिट को हमें इशू करना है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको रिट के बारे में भी बताऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको अपने नोट से दिखा देती हूँ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अंदर में रिट इशू करती है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 32 आपको दिख रहा होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और 226 हाई कोर्ट के लिए।
तो यहाँ पे अलग अलग रीट है। सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्शियरी और पांचवा है क्वो वारंटो। ये 5 रीट हमारे इंडिया के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। और ये रीट कब इशू होता है, किसके लिए इशू होता है, ये मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है, नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो रेमेडी है वो ऑपरेट होती है आर्टिकल 32 से। मैं आपको अभी तुरंत बताई कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना चाहते हो तो आर्टिकल 32 के तहत करा सकते हो, और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के तहत करा सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर के तौर पे आ रहा है ना। फिर फंडामेंटल राइट जो है ये नेचुरल और लीगल दोनों राइट को इंक्लूड करता है, यानी कुछ हमें लॉ के द्वारा मिलेगा और कुछ नेचुरल ही है, यानी वो तो होने ही चाहिए। जैसे आर्टिकल 21 के अंदर में लिखा गया राइट टू लाइफ, अब ये तो नेचुरल राइट है ना, ये कोई कंट्री अगर राइट के तौर पे देगी तभी ऐसा मिलेगा हमें राइट, ये तो कोई बात नहीं हुआ, है ना। तो आर्टिकल 21 के अंदर में जो राइट टू लाइफ दिए गए हैं वो हमारा नेचुरल राइट हो गया। आर्टिकल 19 के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, ये भी हमारा नेचुरल राइट हो गया। लेकिन आर्टिकल 17 में हमने देखा कि हमें फंडामेंटल राइट के अंदर में दिए गए हैं जो कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं, तो ये एक तरह से लीगल राइट हो गया। तो इस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में नेचुरल राइट और लीगल राइट दोनों ही मेंशन किए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सैलिएंट फीचर अपने फंडामेंटल राइट का। क्या क्या था? सबसे पहला, सभी लोग बराबर है लॉ के सामने। दूसरा, हमने माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की है और माइनॉरिटी के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा हमने इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्शन दी है किसी प्राइवेट सिटीजन से, यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही वायलेट करे हमारा राइट, कोई प्राइवेट सिटीजन अगर हमारे राइट को वायलेट करता है उसके लिए भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट में। साथ ही साथ अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप इसको इन्फोर्स करा सकते हो कोर्ट जाकर, है ना। और सबसे अच्छा फीचर क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में नेचुरल और लीगल दोनों ही राइट मेंशन किए गए हैं, है ना। तो ये हमारा सैलिएंट फीचर है फंडामेंटल राइट का। आई होप आपको अच्छे से आज के लेक्चर समझ में आए होंगे। तो वीडियो से अगर हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन है तो वहाँ पे लिंक को शेयर कर दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट होता है। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया और इससे काफ़ी नॉलेज ली कि कैसे हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो इवॉल्व हुआ। साथ ही साथ हमने सैलिएंट फीचर भी देख लिए फंडामेंटल राइट के। अब आगे जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट है उसको हम कल के क्लास में पढ़ेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पे मैं आपको अपने नोट से भी बताऊंगी कि कैसे फंडामेंटल राइट को अलग अलग आर्टिकल के अंदर में मेंशन किए गए हैं। तो आर्टिकल्स के थ्रू अगर हम समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा और सीक्वेंस से भी समझ में आएगा कि क्या क्या आर्टिकल्स और फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं। ओके, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको पता भी चल गया होगा कि फंडामेंटल राइट चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आई होप आप अच्छे से बुक को पढ़ेंगे और कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।